हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइट द एकेडमी ऑफ साइंस। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ये आपके क्लास 12 के वॉल्यूम सेकंड का ऑलमोस्ट 40 से 50% ये सिलेबस कवर करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑप्टिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। तो क्लास 10 में आप लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें लाइट के हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया हुआ है। लेकिन लाइट से रिलेटेड केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही फिनोमेना नहीं होते हैं, और भी कई सारे फिनोमेना होते हैं। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिक्स में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है। तो ऑप्टिक्स बेसिकली है क्या आपका, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics which deals the properties of light and its phenomenon। तो डेफिनेशन से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना बनते हैं, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ऑप्टिक्स को अगर हम लोग मेजरली डिवाइड करें तो ऑप्टिक्स को हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक आपका होगा रे ऑप्टिक्स और एक आपका होगा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये दो मेजर पार्ट हैं। ये दो मेजर पार्ट ऑप्टिक्स से होने के पीछे का रीजन है, थोड़ा सा रीजन भी हम लोग समझ लेते हैं कि लाइट में डुअल नेचर होता है। लाइट में क्या होता है, डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब यहां पे ये हुआ कि लाइट में पार्टिकल के जैसा भी लाइट बिहेव करता है और लाइट आपका वेव के जैसा भी बिहेव करता है। तो पार्टिकल नेचर की स्टडी हम लोग करेंगे रे ऑप्टिक्स में और वेव नेचर की स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स आपका क्या चीज है, इट डील्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इट डील्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पार्टिकल नेचर की स्टडी यहां पे करेंगे। तो लाइट के पार्टिकल नेचर में क्या क्या चीजें आता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, जिसमें आपका आता है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, reflection of light and refraction ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स में नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि वेव ऑप्टिक्स में लाइट के वेव नेचर को स्टडी किया जाएगा। इट deals the wave nature of light। वेव नेचर में क्या क्या चीजें आते हैं, क्लास 10 में हम लोगों ने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि क्लास 10 में हमने केवल रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है और 12th में वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स का हम लोग अभी तक शायद कोई भी ऐसा प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं जानते होंगे, अभी जिसने भी वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा होगा। जैसे आपने इंटरफेरेंस का नाम नहीं सुना होगा, इंटरफेरेंस, तो ये फर्स्ट टाइम क्लास 12 में इंट्रोड्यूस होता है। डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये आपका वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे।
और रे ऑप्टिक्स में हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका कवर कर लिया कि ऑप्टिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि लाइट को लेकर के आखिर सबसे पहला जो नोटिसेबल थ्योरी जो था वो किसने दिया। तो जो सबसे पहला जो थ्योरी नोटिसेबल था वो न्यूटन सर के द्वारा दिया गया और इस थ्योरी का नाम पड़ा न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी में सर न्यूटन ने क्या बताया ये हम लोग देख लेते हैं। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी was based on following points। बेसिकली हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं कि न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी था वो सर न्यूटन के अकॉर्डिंग कुछ अजम्पशन थे कि उस अजम्पशन में न्यूटन सर ने लाइट को कैसा माना। तो न्यूटन सर के अकॉर्डिंग लाइट एक पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। लाइट इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जैसे ही सर न्यूटन ने बोला कि लाइट आपका बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, तो लोगों ने पूछा उनसे कि सर अगर ये पार्टिकल्स हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो पार्टिकल्स होने की वजह से इनके पास मोमेंटम भी हो जाएगा, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। और मोमेंटम अगर कोई पार्टिकल आपके बॉडी के ऊपर गिरे तो वहां पे हम लोगों को कुछ फील होता है, जैसे अगर हवाएं अगर चल रही हो, बहुत लाइट पार्टिकल है तो हमें फील होता है ना। तो क्यों फील होता है? क्योंकि एयर बेसिकली क्या करते हैं, एयर भी हमें फोर्स लगाते हैं। और ये जो फोर्स होता है ये आपका होता है किसके इक्वल? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये पार्टिकल हमें क्यों नहीं फील होते हैं? तो सर न्यूटन ने जवाब दिया कि देखिए ये एक नॉर्मल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ये अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो कि बिल्कुल मासलेस होते हैं। टाइनी मासलेस पार्टिकल यहां पर लिख देना चाहिए हम लोगों को, टाइनी मासलेस पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स का नेम पड़ा कॉल्ड कॉर्पसेस। लाइट आपके बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं और जिनका मास क्या होता है? 0 होता है और इनका नाम पड़ा कॉर्पसेल्स पड़ा। फिर सेकंड क्वेश्चन आया कि लाइट के पास इतनी हाई स्पीड क्यों होती है? तो सर न्यूटन ने जवाब दिया कि ये जो लाइट है इनके पास हाई स्पीड इसलिए होती है क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट की वजह से शॉर्ट किए जाते हैं। These particles are short by the source of light. So they acquire high speed. कि लाइट के पास आखिर इतनी स्पीड कहां से आई? क्योंकि लाइट के जैसे बल्ब हो गया है ना, एलईडीज हो गए, तो ये सारे क्या करते हैं? लाइट के कॉर्पोसेल्स को शॉर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इतनी हाई स्पीड लाइट के पास आती है। हाई स्पीड। फिर अगला क्वेश्चन ये बना कि लाइट के तो बहुत सारे कलर होते हैं, ग्रीन कलर का लाइट होता है, ब्लू कलर का, है ना, येलो, ऑरेंज, बहुत सारे कलर होते हैं, तो अलग अलग कलर क्यों होते हैं? तो न्यूटन सर का जवाब इस पे ये था कि एक ही टाइप के जो लाइट हैं वो एक टाइप के कॉर्पोसेल से बने होंगे। जैसे मान लीजिए ब्लू कलर का लाइट है तो ब्लू कलर के जो लाइट में कॉर्पोसेल्स होंगे वो केवल और केवल ब्लू कलर के होंगे, ग्रीन कलर में ग्रीन कलर के होंगे। तो बहुत साधारण सा उन्होंने जवाब दिया कि सेम डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, different color of light is made of different
कॉर्पोसेल्स, डिफरेंट कॉर्पोसेल्स, कि लाइट के अलग अलग कलर जो होते हैं वो अलग अलग कॉर्पोसेल्स के वजह से होते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट ये था न्यूटन सर का कि ये ऐसे कॉर्पोसेल्स होते हैं, these corpuscles are attracted in denser medium, कि ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो डेंसर मीडियम में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। देखिए इसके पीछे का एक बहुत ही अच्छा सा एक रीजन था। सर न्यूटन को इस बारे में पता था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो वो बेंड हो जाता है किधर, टुवर्ड द नॉर्मल। अगर वो डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है तो अगर लाइट आपका डेंसर मीडियम में यहां पे नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक। देखिए यहां पे हमने माना कि ये रेयर मीडियम है और ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है। तो न्यूटन सर को ये फिनोमेना बहुत अच्छे से दिख रहा था कि जब भी लाइट आपका रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो ये बेंड होता है टुवर्ड द नॉर्मल। तो अब सर न्यूटन को रिफ्रैक्शन भी प्रूफ करना था, तो रिफ्रैक्शन प्रूफ करने के लिए उनको कॉर्पस्कुलर थ्योरी में कुछ अजम्पशन यहां पे मानना था। तो न्यूटन सर ने ये देखा कि लाइट आपका बेंड हो रहा है टुवर्ड द नॉर्मल, तो आखिर ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कैसे हुआ। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ये जो मीडियम, ये जो डेंसर मीडियम है, ये क्या करें, ये सारे कॉर्पोसेल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और अपनी तरफ ये जब खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जिसके वजह से ये क्या हो रहा है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जा रहा है। फिर इसी बेस पर सर न्यूटन ने एक चीज और बताया स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, is greater than speed of light in rarer medium, मतलब न्यूटन सर का ये कहना था कि अगर लाइट आपका वाटर में ट्रेवल कर रहा है तो वाटर में लाइट की स्पीड एयर में ट्रेवल करने वाले लाइट की स्पीड से क्या होगा, ज्यादा होगा। आखिर ये वर्ड उन्होंने क्यों यूज किया, तो इसके पीछे देखिए रीजन वही है कि न्यूटन सर को रिफ्रैक्शन दिख रहा था कि ये जो मीडियम है इस लाइट को अपने तरफ खींच रहा है। तो जब ये लाइट को अपने तरफ खींचेगा और कोई भी चीज अगर किसी को अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली उस चीज की लाइट की स्पीड क्या होनी चाहिए, वहां पे इंक्रीज होनी चाहिए। तो इस बेस पे न्यूटन सर ने ये एक बहुत ही रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। करेंटली हम लोग समझते हैं कि ये बहुत ही ब्लंडर स्टेटमेंट है, बट इस ब्लंडर के पीछे भी क्या था, एक बहुत बड़ा रीजन था। इस बेसिस पे सर न्यूटन ने कई सारे चीजों को प्रूफ किया। He could explain क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, लाइट के जितने भी पार्टिकल नेचर के प्रॉपर्टीज से या फिनोमेना थे वो सब न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेस पे प्रूव हो गया। जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, फिर और आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन कर दिया, ऑफ लाइट। फिर आता है आपका रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर दिया। देखिए रिफ्रैक्शन को तो यहीं से समझ में आ रहा है कि ये जो कॉर्पोसेल्स हैं डेंसर मीडियम में अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है टुवर्ड द नॉर्मल। रही बात रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, तो इसके पीछे का बड़ा ही सिंपल सा रीजन है कि अगर हम लोग कोई सरफेस लें और यहां पे कोई पार्टिकल, मान लीजिए एक छोटा सा बॉल है, हम लोग क्या करें, एक बॉल को यहां पे ऐसे
किसी वेलोसिटी के साथ यहां पे इसको हिट करे, तो ये जो बॉल बेसिकली इस सरफेस से टकराएगा, तो टकरा करके क्या होगा, बाउंस बैक होगा, इस तरीके से बाउंस बैक हो जाएगा ये पार्टिकल। तो सेम फिनोमेना किसके साथ आता है, सेम फिनोमेना होता है लाइट के साथ। लाइट आपका स्मूथ सरफेस से टकरा करके बिल्कुल क्या होता है, इसी तरीके से जाता है। तो इस तरीके से सर न्यूटन ने इन चीजों को न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेस पे प्रूफ कर दिया, लेकिन लाइट के जितने भी वेव प्रॉपर्टीज थे वो प्रूव नहीं कर पाए। अब वेव प्रॉपर्टीज में क्या क्या था, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन, he could not explain partial reflection and refraction, reflection and refraction, कि लाइट अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे फॉल करता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी होता है, साथ ही साथ क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। और वेव नेचर के जो भी चीजें थे, जैसे इंटरफेरेंस नहीं बता पाए, और डाइफ्रैक्शन हो गया, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीजों को नहीं प्रूव कर पाए। और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक हुआ, वो क्या था, रॉन्ग प्रेडिक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये स्टोरी है न्यूटन के कॉर्पस्कुलर